Okay. A very good morning, students. How are you, everyone? Hopefully, all are good and doing well. Okay, students. First of all, welcome all of you again. जैसा कि आप सभी जानते हो कि साल भर पहले जैसे कोरोना चला था उस टाइम हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, दैट इज इंसेप्शन ए कारम। और इसके माध्यम से हमने आप लोगों को बहुत सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाए रिगार्डिंग क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। बट जैसे ही स्कूल रीओपन हुए हमने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया एंड वी स्टार्ट स्टडिंग ऑफलाइन, तो ये सब कुछ वापस वहीं की वहीं चला गया। बट नाउ डेज आई थिंक it is the need of time that we should start this channel again, and on the high demand of many students. Today I am recording this lecture for all of my beloved students, particularly some of my favorite students who requested me again and again to start the video lecture series again. So students, this is our channel Inception Ikaram, and this is a kind of a unique channel. Here you can have all the stuff related to chemistry from 9 to 12th. तो बेटा जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री सिखाता हूँ और केमिस्ट्री के बारे में आपसे बातें करता हूँ। तो वापस से आए हैं हम इस उम्मीद से कि जैसा कि आपके लिए पहले हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, उसी कड़ी में और आगे कुछ अच्छा करने के लिए, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए इस कोरोना काल में हम वापस से आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का फिर से उतना ही प्यार हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को मिलेगा। और आप सभी को पता है कि ये यूट्यूब पे जो इस तरह के चैनल होते हैं फ्री ऑफ कोर्स होते हैं। बट बेटा, फ्री ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कोर्स का मतलब होता है कि आप लोगों को उसके लिए डायरेक्टली पे नहीं करना है, बट ऑन मॉरल बेसिस अगर कोई आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा है, it is not easy to record a video, to record a quality video for students and upload on YouTube and to upload it on YouTube। बहुत आसान नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है, बट हम लोग करते हैं, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो बेटा जी, उसके लिए आपको कोई डायरेक्ट पे नहीं करना है, आपका प्यार डायरेक्ट पे है हमारे लिए, बट हमें एक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो मोरल सपोर्ट आप बिना एक पैसा खर्चे, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शो कर सकते हो, और वो है आपका इस वीडियो को प्यार। और वो आप दे सकते हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचा के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं कोशिश करूंगा, आई डोंट नो कितना तक कर पाएंगे, बट मेरी कोशिश है आज मैं इस यूनिट को कंप्लीट आपको पहुंचाऊं। एक लेक्चर में अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो वी विल प्रोवाइड दिस कंप्लीट इन क्विक रिवीजन इन 2 लेक्चर्स। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के, सभी के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। बट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द जूम क्लासेस एंड द क्लासेस ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोज ऑन यूट्यूब। और वहाँ से आप, अगर ये लगे आपको कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आपके लिए कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो कमेंट में आपको मुझे बताना है, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए नेक्स्ट यूनिट का रेडी करूं। तो बेटा जी, फर्स्ट यूनिट आपकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और पहली बात, 11th क्लास में आते ही जैसे ही आपकी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग डिवाइड कर दी जाती है अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, तो उसी तरह से जो फर्स्ट यूनिट है हर एक सब्जेक्ट की इंट्रोडक्टरी है, ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री। ये एक तरह से केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है आप सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस यूनिट में इंट्रोडक्शन लेक्चर को अच्छे से समझना है और गेट टू नो होना है। तो पहली चीज है बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इस पे बस मैं इतना बोलना चाहूंगा। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो आपकी बुक में पहला टॉपिक दिया हुआ है, इस पे बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि बेटा, देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स विदाउट दिस
केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नीडेड एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। समझ रहे हो आप लोग कि देयर इज नथिंग विदाउट केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू की। तो बेटा यहाँ से कोई क्वेश्चन कभी भी आज तक नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको बस पढ़ना है, रीड करना है और समझना है। केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस हैं, इम्पोर्टेंस है जिसको हम पढ़ते हैं। और मैं अगर आपसे कहूँ कि आप आँख बंद कीजिएगा और जहाँ मर्जी आपको खोलिएगा, आपको जो भी चीज़ दिखेगी हर चीज़ केमिस्ट्री है। हर चीज़ क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं है। केमिस्ट्री साइंस का एक वो पार्ट है जो हर जगह है। फिजिक्स हर जगह नहीं है, बायोलॉजी हर जगह नहीं है, बट केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। कैसे? बेटा आप आंख बंद कीजिएगा, लेट मी हैव एन एक्सपेरिमेंट विद यू। आंख बंद कीजिएगा और आंखें खोलिएगा, देखिएगा क्या दिख रहा है आपको। आपको दीवार दिख रही है, दीवार पे पेंट दिख रहा है, पेंट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। आपको अपने कपड़े दिख रहे हैं, दैट इज पॉलीमर। आपको चादर दिख रही है, बैग दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ये शर्ट दिख रही है, एनीथिंग, फैन दिख रहा है ऊपर आपको, फिर से पेंट दिख रहा है, पीओपी दिख रहा है, सीनरी दिख रही है, कर्टेन्स दिख रहे हैं। ऑल and everything you can watch, you can see is chemistry. Everything is made up of chemistry. कहीं ना कहीं उनकी प्रोसेस के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पीछे केमिस्ट्री का ही हाथ है। तो बेटा केमिस्ट्री की कहानी ये है जो आपको आपकी बुक के अंदर दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो उसका एक वर्ड में आंसर है एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। Everything is chemistry. There is nothing without chemistry in your life and in science. लाइफ में कैसे, अगर आपकी आपके घर वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो यू आर अलोन, यू आर ऑल अलोन, यू कांट सर्वाइव लाइक दैट। सो एवरीथिंग इज केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ इज ऑल्सो केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस में अगर ब्रॉड व्यू में बात करें तो मैंने बहुत अच्छी बात बता दी इंपॉर्टेंस के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। और अगर वैसे बात करें तो इसके बेटा बहुत सारे कंफर्टनेस के लिए हमारे बहुत सारे केमिकल यूजेस होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आपके कॉस्मेटिक एजेंट्स हैं, आपके पॉलीमर्स हैं, आपकी बहुत सारी सिंथेटिक चीज़ें हैं, आपके प्लास्टिक्स हैं। ऑल दीज आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। विदाउट केमिस्ट्री देयर इज नो सच थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल साइंस एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको केमिस्ट्री ही डील करती है। जो दवाइयाँ आप लेते हो उसके लिए आप डॉक्टर के शुक्रगुजार ज़रूर होते हो, बट उन दवाइयों को बनाने के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेडिकेटेड केमिस्ट ही होता है, या फिर आपका वो बायोकेमिस्ट होता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलके एक नई ब्रांच ऑफ साइंस प्रोड्यूस करती है जिसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें केमिस्ट्री का काफ़ी हिस्सा होता है और वो ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मेजर कंपोनेंट होता है। तो हम पहला जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट 1 to 2 पेज है, वो जस्ट रीड करने हैं। उनसे कभी कोई क्वेश्चन ना पूछा जाता है, ना पूछेगा, और मुझे नहीं लगता कि उससे पूछना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं क्वेश्चन पूछने के लिए पेपर में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको रीड करना है, आपको बिना बर्डन लिए दिमाग पे उसको रीड करके और बस समझना है। भूलोगे अपने आप नहीं, अगर रीड कर लोगे तो ऐसी चीज़ है कि जिनको आप भूल नहीं सकते। तो आप सीधे आ जाते हैं हम बेटा इसके बाद फर्स्ट यूनिट में। जो इसके बाद का टॉपिक है दैट इज मैटर। दैट इज मैटर। देखो अब मैटर को क्लासिफाई करेंगे बेटा। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, अब ध्यान से सुन लेना। मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways। वन इज फिजिकल मेथड, अदर विद केमिकल मेथड। केमिकल एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन और एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। दो तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं मैटर के। वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, अदर इज फिजिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है स्टेट्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। देखो बेटा ध्यान से समझ लेना। स्टेट एक होती है क्या? सॉलिड। एक क्या होती है? लिक्विड। और एक होती है गैस। तीनों स्टेट से आप भली भांति परिचित हो, 9th क्लास में आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी है। अब सुनो इसको ध्यान से बेटा। अब मैं इनके बारे में ये बातें तो आपको बताऊंगा नहीं कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ये मास, ये वॉल्यूम, बस ये चीज़ें बच्चों वाली आप सभी को ये पढ़ना चाहिए। अगर आपको नहीं आती है
तो इसी चैनल पे 9th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर क्लासिफिकेशन मैंने करा रखा है और 9th क्लास का वीडियो है वो देख लीजिएगा। हम सीधी बात करेंगे कि ऑन व्हाट बेसिस सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज आर क्लासिफाइड। तो बेटा द फर्स्ट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एंड लिक्विड फ्रॉम गैस एंड गैस फ्रॉम सॉलिड इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction between the constituent particle particles। बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वो चीज है जो कि सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को गैस से डिस्टिंग्विश करता है और डिफरेंशिएट करता है। अब ये होता क्या है, देखो इसको समझो, इसको होता क्या है। मैं आपसे कहूं कि एक गैस है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। तो बेटा गैस के पार्टिकल ऐसे होते हैं दूर दूर, लिक्विड के थोड़े से क्लोजली होते हैं आपस में, और सॉलिड के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब देखो मान लो एक पेन सॉलिड है, मैंने इसको ऐसे टच कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, फिजिकल फोर्स, तो क्या हो रहा है, क्या ये अपनी शेप चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है, ऑब्वियस नहीं कर रहा है ना। ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा तो आप कह सकते हो कि ये जिस चीज से बना है, देखो मैटर क्या है, मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज some space and have some definite mass। तो क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम डेफिनेट मास, वो क्या है, मैटर। एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, एटम्स, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। और लिख सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ये दो बातें लिखी मैटर के बारे में। तो बेटा हर चीज जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, जिसका एग्जिस्टेंस है, दैट इज मैटर। और मैटर बना है एटम से। अब बोला कि एटम्स जो होते हैं, वो डाल्टन ये कहता था, हालांकि उसके बाद में उसकी डाल्टन थ्योरी फेल हो गई थी। डाल्टन ये कहा था कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। तो अभी यहाँ हम डाल्टन की थ्योरी अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब फेल हो जाएगी तो हम छोड़ देंगे। तो डाल्टन ने कहा कि भाई ऐसा होता है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। तो बोला कि भाई सबसे छोटा पार्टिकल है तो गैस होगी, लिक्विड होगी, सॉलिड होगी, तीनों चीज होंगी, लेकिन तीनों के अंदर होगा क्या, एटम ही। क्योंकि तीनों क्या है, मैटर है, और मैटर किससे मिलके बना है, एटम से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी एटम्स ही होंगे तीनों ही केस में, बिकॉज ऑल दीज थ्री बिलोंग्स टू मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो ये तीनों भी एटम से ही मिलके बने होंगे। ये बात मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार वापस से रिवर्स कीजिएगा, 1 मिनट पीछे जाइए, वापस से देखिए, आ जाएगी। इसके बाद देखो, अब बोले कि गैस में आप ये यहाँ पे एयर है, गैस, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाथ मेरे आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं झूम रहा हूँ आराम से, नो प्रॉब्लम, कोई मुझे रिटायर्ड नहीं कर रहा है। लिक्विड के अंदर आप पानी में अगर आप तैरोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको फोर्स लगाना पड़ता है उसको हटाने के लिए। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ इस दीवार के अंदर घुस जाओ दौड़ते हुए, दीवार घुसने देगी? नहीं घुसने देगी, क्योंकि दीवार जिस चीज से बनी है, उनके पार्टिकल्स के अंदर कोई स्पेस है ही नहीं जो आपको जाने के लिए जगह दे। तो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स जिन पार्टिकल से मिलके वो मैटर बना है, वो आपस में कितने स्ट्रांगली बाउंडेड है। और बेटा ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का फोर्स, उनको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डिफाइन करेगा कि कौन सी स्टेट क्या होगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो स्टेट होते हैं सॉलिड, कि सॉलिड है वो मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसके बाद बोला गैसेस में, बेटा एक्चुअल में गैसेस दो तरह की होती है, आइडियल और रियल। अगर आपका केस है आइडियल गैस का, तो आइडियल गैस में
आइडियल गैस में देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर अगर आपकी आइडियल गैस है तो वहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, मीन्स आपको कोई रोकने वाला नहीं है, एक पार्टिकल या एक ही है, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, तो आप जैसे मर्जी जितना मर्जी इन दोनों के बीच आ जा सकते हो, दूरियां इतनी ज्यादा है। लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा, इसलिए आप उसको हटा सकते हो। पार्टिकल्स होते हैं आपस में जुड़े, लेकिन आप उनको फोर्स लगा के हटा सकते हो। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम ईच अदर, एंड सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, gases have minimum, ideal gas negligible, whereas real gases have minimum force of attraction between the constituent particle, whereas in case of liquid there is intermediate intermolecular force of attraction between the constituent particles। तो बेटा constituent particles के बीच के intermolecular force of attraction के difference के कारण दो states of matter होती है, solid liquid gas, उसको physical classification कहते हैं matter का। उसके अलावा solid liquid और gas एक अलग अलग प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल्स बेटा इतने क्लोजली होते हैं कि इनको हम प्रेस करें, इन पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए, इस बोर्ड पे मैंने फोर्स लगाया, इसने शेप नहीं बदली, मींस इट इज रिजिड इन नेचर बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दिस सॉलिड या दिस बोर्ड या दिस पेन या फिर सॉलिड आर रिजिड इन नेचर एंड हेंस possess द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। तो सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर एंड दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट आप पानी को ऐसे डालो, यहां से पानी बह के चलने लग जाएगा, फ्लो करेगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता जरूर है बट इतना ज्यादा नहीं है कि वो रिजिड हो। तो रिजिड ना हो के लिक्विड्स होते हैं फ्लूइड, और वो शो करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी। लिक्विड शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी due to the intermediate force of attraction between the constituent particles। उसके बाद बात आती है गैसेस। तो बेटा गैसेस ना तो रिजिड होती ना ही गैस फ्लो करती, गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर because gases particles are very far apart from each other, there is minimum or negligible or no force of attraction between the constituent particle, but if we apply the pressure to the gases then these particles get closer to each other and they will convert into liquid and then they can be converted into solid। और आपने देखा होगा जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें बहुत सारी गैस को कंप्रेसिबल करके उस सिलेंडर में भर दिया जाता है, और आप सिलेंडर को जब हिलाते हो तो आपको लगता है उसके अंदर पानी है, लिक्विड है, बट एक्चुअल में वो कंप्रेस्ड गैस होती है जो कि बहुत ज्यादा क्लोज पार्टिकल आ जाने के कारण लिक्विड फॉर्म को एक्वायर कर लेती है। तो गैसेज अपनी एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबल, एंड दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो बेटा जी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द these three states, that is solid, liquid and gas। solids have maximum intermolecular force of attraction, liquids have intermediate, whereas gases have no intermolecular force of attraction or negligible intermolecular force of attraction। अब इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज सॉलिड शो रिजिडिटी, लिक्विड शो फ्लूइडिटी एंड गैस शो कंप्रेसिबिलिटी। और ये दोनों तीनों एक दूसरे की ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज है इनको आपस में शो नहीं करते, केवल एक के जो सॉलिड है वो रिजिडिटी करेगा, वो फ्लूइडिटी नहीं करेगा, ना ही वो कंप्रेसिबिलिटी। तो ये इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज है। तो बेटा ये खत्म हुआ हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगला नंबर आता है केमिकल क्लासिफिकेशन का। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह से किया जाता है, one is pure substances, and other one is मिक्सचर। बेटा इम्प्योर कुछ नहीं होता, अगर इम्प्योर है तो वो यूजलेस हो गया। तो एक प्योर सब्सटेंसेस होगा और एक क्या होगा, मिक्सचर। ठीक है, अरे बताओ, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होता है उसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसी में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को ले आएंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है,
अब देखो एलिमेंट्स आपने कहाँ पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो आपकी क्लास 10th 5th यूनिट वहां पे आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं। और आपने पढ़ा है एलिमेंट्स को कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में, कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए पीरियोडिक टेबल। और जो लास्ट पीरियोडिक टेबल है जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय सर नील्स बोर एंड सर हेनरी मोसले। बेटा एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो तीनों कैटेगरीज क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं तो या तो आपके एलिमेंट्स मेटल हैं, या आपके नॉन मेटल हैं, या फिर थर्ड वन इज मेटलॉइड। शायद इसके अलावा आपने कोई चीज नहीं पढ़ी होगी कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली इन थ्री कैटेगरीज दैट इज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बेटा या तो मेटल है जो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और डी सीरीज वाले मेटल्स, उधर वाले नॉन मेटल जो उनको सेपरेट कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स जो मेटल भी है नॉन मेटल भी दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, these are metalloids. The elements can be classified in three types, that is metal, non-metal and metalloid. उसी तरह कंपाउंड्स जो है उनका भी क्लासिफिकेशन होता है। बेटा कंपाउंड्स जो है आपने फोर्थ यूनिट जो पढ़ी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पे आपको बताया गया था कि ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री जो कार्बन और हाइड्रोजन को डील करती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन होगा कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक, और दूसरा जो है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा अगर कोई कंपाउंड्स है तो वो आते हैं बेटा इनऑर्गेनिक ब्रांच में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब देखो इसके अलावा भी कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है, वो आपने 10th क्लास की आई थिंक सेकेंड यूनिट में पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वन इज बिटर, वन इज बताओ क्या, सोर। तो बिटर और सोर को हमने एसिड बेस में पढ़ा था। तो कंपाउंड्स में आल्सो भी क्लासिफाइड इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो कंपाउंड्स दो तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन वाले होंगे, इनऑर्गेनिक वो होंगे जो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी होंगे। जैसे NaCl है एक इनऑर्गेनिक है, CH4 है मीथेन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे ही एसिड और बेस हो सकता है बेटा, एसिटिक एसिड जो आपका CH3COH दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड। और अगर बात करें हम किसकी, HCl की, तो ये आपका इनऑर्गेनिक या फिर हाँ इनऑर्गेनिक एसिड है। ऐसे ही बेस होते हैं आपके NaOH है, या फिर आपके कुछ एक अल्कोहल या अल्कोहल एसिडिक बेसिक दोनों एम्फोटेरिक शो करते हैं। तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन कंपाउंड का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, एसिड बेस और न्यूट्रल। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर को डिवाइड किया जाता है बेटा दो पार्ट्स में, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या डिफरेंस है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बेटा ये डिफरेंस है, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जहां से आप शुरू कर रहे हो जहां आप खत्म कर रहे हो थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जैसा था वैसा ही हो। हेट्रोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म ना हो कि कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो बेटा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि दरअसल ये 9th क्लास में आपको पढ़ाया होगा कि होमोजीनियस जो होते हैं, ऑल सॉल्यूशन इन दिस केमिस्ट्री वर्ल्ड आर होमोजीनियस इन नेचर, कि जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे होमोजीनियस होते हैं। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि बेटा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, देखो हमारे पास तीन तरह की चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइड और एक होता है सस्पेंशन। बेटा इन सब में फर्क है केवल किसका, पार्टिकल साइज का। जो ये सस्पेंशन होते हैं इनका लार्ज पार्टिकल साइज होता है, लार्जेस्ट होता है, कोलॉइड्स का इंटरमीडिएट होता है और सॉल्यूशन का सबसे छोटा है। तो सॉल्यूशन के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं इसलिए वो कंप्लीटली मिजिबल होते हैं और वो एक स्टेबल सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल साइज बड़ा होता है और वो स्टेबल ना बना के थोड़ी देर के लिए तो सस्पेंडेड रहते हैं, आफ्टर दैट दे विल सेटल डाउन। जैसे कि आप मडी वाटर ले लो तो आपको आधे घंटे बाद रेत नीचे सेटल डाउन मिल जाएगा, ऊपर क्लियर वाटर मिल जाएगा। तो आप वो देखोगे वो सस्पेंशन है, उसको हिलाओगे वापस से सस्पेंशन बन जाएगा। तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है वहां पे हर जगह सॉइल की, मिट्टी के पार्टिकल कहीं है कहीं नहीं है। बट आप इंक को पानी में डालो आपको एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिलेगा, आप जहां मर्जी से सैंपल लीजिएगा, बीच से ऊपर से नीचे से आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी इंक की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं
कोलॉइड की, तो कोलॉइड को हम अलग से पढ़ेंगे। कोलॉइड दरअसल आपका आपने पढ़ा होगा तो जो टिंडल इफेक्ट होता है, कोलॉइड्स ही शो करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो प्रोसेस है। ये पार्टिकल साइज इन दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं और वो जिगजैग मोशन के कारण, उनके कोलिजन के साथ कारण, मल्टीपल कोलिजन के कारण वो सेटल डाउन ना होने की वजह घूमते रहते हैं एक दूसरे से टकरा के, और जिससे कि वो सेटल डाउन नहीं होते, ग्रेविटी के अगेंस्ट उनको वहीं से एनर्जी मिलती है और वो उनके पाथ को हम लाइट उस पर पास करके देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेटा ये था आपका मैटर का क्लासिफिकेशन जो आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। कर लोगे? चलो तो बेटा आज के इस लेक्चर में इतना ही, मेरे ख्याल में 30 to 35 मिनट का लेक्चर है, तो इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल हम आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताएंगे और उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर, और उसकी शायद 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा ऐसा करेंगे तो ठीक है बेटा जी। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा ये उम्मीद करता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग इस वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने अपने स्टेटस पे लगा के। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ताकि मैं आप सभी से लाइव रूबरू हूँ, ये मेरी विश है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ऐसा, तो जो चाहते हैं वो एफर्ट्स कीजिएगा, हम भी करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आने वाली 10 तारीख तक हम 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को क्रॉस कर लेंगे। वी आर वेरी क्लोज, हम 900 के आसपास है। 100 सब्सक्राइबर इज नॉट अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस, सो डू योर बेस्ट। तो बेटा जी ओके, थैंक यू एंड वी विल मीट वेरी सून। ओके।